एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? हमें एक स्क्वायर कॉइल गिवन है, ये स्क्वायर कॉइल की साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया ऑफ कॉइल क्या आएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10/100 मीटर इंटू 10/100 मीटर। इट मींस 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉइल आएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। हमें बोला गया है कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू 20। फिर बोला गया है कॉइल के पास करंट कितनी है 12 एम्पियर, यानी कि इस कॉइल से जो करंट बहेगी वो कितनी है 12 एम्पियर। फिर बोला गया है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है 0.80 टेस्ला और साथ में एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड ये हमें गिवन है 30 डिग्री। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। नॉर्मल से हमारा मतलब है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री। इतना समझ में आया। फिर हमसे बोला गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। ये कॉइल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ। टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा NBIA sin थीटा। टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा NBIA sin थीटा। ठीक है, ये कॉइल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी उसका फॉर्मूला ये है। अब बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है 20, n की वैल्यू 20। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 0.80, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.80। करंट कितना गिवन है बच्चों 12 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू 12। एरिया 10⁻², यानी कि एरिया की वैल्यू 10⁻²। फिर साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे साइन 30 डिग्री। n की वैल्यू 20, b की वैल्यू 0.80, I की वैल्यू 12, a की वैल्यू 10⁻² एंड साइन थीटा साइन 30। n की वैल्यू 20, b की वैल्यू 0.80, I की वैल्यू 12, a की वैल्यू 10⁻² एंड साइन थीटा साइन 30। सॉल्व करो। 20 इंटू 0.80 इंटू 12 इंटू 10⁻² इंटू 1/2, ये वैल्यू आएगी 0.96 न्यूटन मीटर। जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.10 यानी कि 10वां सवाल। हमसे कहा गया है टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 is 10 ohm, N1 is 30, B1 is 0.25 Tesla and A1 is 3.6 into 10⁻³ meter square. R2 is 14 ohm, N2 is 42, B2 is 0.50 Tesla and A2 is 1.8 into 10⁻³ meter square. फिर हमसे कहा गया है द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। फिर पूछा गया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 एंड M2। ठीक है, दो क्या है मूविंग कॉइल गैलोमीटर है, उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हमको गिवन है।
फिर हमसे बोला गया है इन दोनों के लिए एक बार करंट सेंसिटिविटी और एक बार वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो बताओ। इतना समझ में आया? करंट सेंसिटिविटी का हमको फॉर्मूला पता है NBA अपॉन के। करंट सेंसिटिविटी का हमें फॉर्मूला पता है NBA अपॉन के। तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, मैं कर रहा हूं पार्ट ए, यानी कि करंट सेंसिटिविटी का रेशियो M1 और M2 के लिए। तो मैंने क्या लिखा, करंट सेंसिटिविटी पहले वाले मीटर के लिए अपॉन करंट सेंसिटिविटी दूसरे वाले मीटर के लिए इक्वल टू। अब बच्चों पहले वाले मीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, N1 B1 A1 अपॉन के, और दूसरे वाले के लिए करंट सेंसिटिविटी इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, N2 B2 A2 अपॉन के। इतना समझ में आया? स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द टू मीटर्स, ठीक है। तो यानी कि ऊपर वाले के लिए के है तो नीचे वाले के लिए भी के ही होगा, के से के कैंसल, यानी कि N1 B1 A1 अपॉन N2 B2 A2। अब N1 की वैल्यू कितनी है 30, B1 की वैल्यू कितनी है 0.25 और A1 की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10 की पावर -3। इतना समझ में आया? अब N2 B2 A2, N2 की वैल्यू कितनी है 42, B2 कितना है 0.50 एंड A2 कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो बच्चों इसे सॉल्व करो, देखो 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैंसिल, ठीक है, 0.25 और 0.50 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। इतना समझ में आया? फिर बच्चों 1.8 3.6 से कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। फिर 2 से 2 ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो यानी कि सीधे सीधे क्या बचेगा 30/42। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड करें, 3 से कर लें, तो 3 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो बच्चों आएगा 10 और ये आएगा 14। इतना समझ में आया? यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 5/7। इतना समझ में आया? यहां पे पहले 3 से कट किया, फिर यहां पे 2 से कट किया। तो करंट सेंसिटिविटी M1 अपॉन M2 कितनी आएगी बच्चों, 5/7। करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो है M1 अपॉन M2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5/7। इतना समझ में आया? करंट सेंसिटिविटी का रेशियो IS1 अपॉन IS2 कितना आएगा, 5/7। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो M1 और M2 के लिए, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले की अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी दूसरे की, इसे कैलकुलेट करते हैं। देखना बच्चों, पहले की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, IS1/R1। ऐसी दूसरे की वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी, IS2/R2। इतना समझ में आया? यानी कि यहां पे लिखा जाएगा IS1/R1 अपॉन IS2/R2। इतना समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो समझा देते हैं। देखो बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी उसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, सीधे सीधे थीटा अपॉन वी। इतना समझ में आया? यानी कि NBA अपॉन के अपॉन I इंटू R। इतना समझ में आया? VS इक्वल टू थीटा अपॉन वी, यानी कि NBA I अपॉन के अपॉन IR। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, NBA I अपॉन के, और V की वैल्यू IR, यानी कि NBA अपॉन के R। I से I क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अब NBA अपॉन के क्या है, करंट सेंसिटिविटी,
यानी कि आई एस अपॉन आर। एन बी अपॉन के की वैल्यू क्या पुट करी, आई एस, तो यानी कि वी एस का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, आई एस अपॉन आर। इतना समझ में आया। सीधे सीधे पहले वीएस का फॉर्मूला याद करा, थीटा अपॉन वी, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एन बी ए आई अपॉन के, वी की वैल्यू आई आर, आई से आई कैंसिल कर दिया, एन बी ए अपॉन के इंटू आर, एन बी ए अपॉन के को क्या लिया, आई एस, तो हमारा वीएस आएगा आई एस बाई आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड, क्या लिखेंगे, आई एस वन अपॉन आर वन अपॉन आई एस टू अपॉन आर टू। अब आई एस वन अपॉन आर वन, आई एस वन अपॉन आई एस टू, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई एस वन अपॉन आर वन इंटू आर टू अपॉन आई एस टू, आई एस वन अपॉन आर वन इंटू आर टू अपॉन आई एस टू, समझ में आया। इसे घुमा के क्रॉस कर दिया। अब आई एस वन अपॉन आई एस टू, आई एस वन अपॉन आई एस टू कितना, 5/7, आई एस वन अपॉन आई एस टू कितना, 5/7 इंटू आर टू बाई आर वन, आर टू की वैल्यू कितनी है देखो बच्चों, आर टू की वैल्यू 14 है और आर वन की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 14 है और R1 की वैल्यू 10 है। तो ये जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, ये भी जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, तो यानी कि 2/2 हमारा आंसर आ जाएगा 1:1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो M1 और M2 के लिए कितना आएगा, 1:1। इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.11 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11वें की। पढ़ो, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस एंड 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला इज मेंटेन्ड। देखना बच्चों, हमें एक चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 6.5 गॉस, यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला गिवन है। फिर हमसे कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। बच्चों उस चैम्बर में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया है, कितनी स्पीड के साथ, 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर हमसे कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। ठीक है, हमने जो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री में भेजा है, हमने जो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री पे भेजा है, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कल है। इसका रीजन बताओ। तो बच्चों सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद करो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस फॉर्मूले के मदद से हम सीखेंगे पाथ सर्कल क्यों है, पाथ सर्कल क्यों है। सबसे पहले बच्चों यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनाता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, परपेंडिकुलर टू पेज इनवर्ड है। अब इस रीजन में मैं एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। मान लो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री की। कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। कैसे समझना, मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, अंदर को, वेलोसिटी कहां को है, यहां को, तो एंगल कितना बना, 90। इतना समझ में आया। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये जो उंगलियां हैं ये किसकी डायरेक्शन देंगी, वेलोसिटी की। फिर इनको कहां की तरफ घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये जो उंगलियां हैं किसकी डायरेक्शन देंगी, वेलोसिटी की। फिर इनको कहां की तरफ घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो अंगूठा है किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। तो यानी कि बच्चों अगर एक चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड में इस पॉइंट पे ऐसे एंटर करता है, तो फोर्स कहां को एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर को। इतना समझ में आया।
फोर्स कहां को एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर को। इतना समझ में आया। अब इसके बाद कुछ समय बाद मान लो वो पार्टिकल यहां पहुंचा, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कहां को होगी, ऊपर को। फिर से बच्चों वही रूल लगाओ और फोर्स की डायरेक्शन निकालो। ये उंगलियां किसको दिखाएंगे, वेलोसिटी को। मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगी, अंदर को। तो अंगूठा कहां को आएगा, मेरी तरफ। यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स कहां को एक्सपीरियंस होगा, यहां को। अगर एक चार्ज पार्टिकल Q यहां पे v वेलोसिटी इधर को रख रहा है, समझ में आया। अगर एक चार्ज पार्टिकल Q यहां पे v वेलोसिटी के साथ इधर को है, तो फोर्स कहां को एक्सपीरियंस होगा, अंदर को। समझ गए होगे, ठीक है। अब कुछ समय बाद मान लो पार्टिकल यहां पे है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी। फिर से वही रूल लगाओ, वेलोसिटी यहां को, अंगुलियां अंदर को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा फोर्स यानी कि नीचे की तरफ। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो कहां को आएगा, नीचे को। फिर कुछ समय बाद मान लो चार्ज पार्टिकल यहां पे है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो फोर्स कहां की तरफ आएगा, फोर्स आएगा हमारा यहां की तरफ। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे तुम ऑब्जर्व करना, ये जो पाथ है वो क्या है, सर्कल है। ये जो पाथ है वो क्या है, सर्कल है। इतना समझ में आया। अब समझ में आया कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे सर्कल क्यों था। इतना समझ में आया। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो मैंने पाथ बनाया है, ये बनाया मैंने क्यू चार्ज के लिए। यानी कि चार्ज का जब नेचर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और सिस्टम कुछ इस तरीके से है, तो यानी कि जो पाथ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। अब लेकिन अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो ध्यान देना, जो पाथ होगा वो क्या होगा, होगा तो सर्कल ही, लेकिन क्या होगा, क्लॉकवाइज। इतना समझ में आया। अगर कुछ इस तरीके का ही सिस्टम बनाओगे, अगर कुछ इस तरीके का ही सिस्टम बनाओगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा, अंदर को, और वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी चार्ज पार्टिकल की, और चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो वो घूमेगा तो सर्कल में ही, लेकिन किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। इतना समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया मैंने, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये किसके लिए था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अब देखना बच्चों, वापस आते हैं क्वेश्चन में। हमसे कहा गया है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस बताओ, ठीक है। तो बच्चों हम लिखते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स experienced, charge particle cover circular path, ठीक है। तो therefore necessary centripetal force, देखो सर्कल में घूमने के लिए उसे कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड कराएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैंने लिखा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बच्चों, qvb साइन थीटा, यानी कि qvb साइन 90। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये भी कैंसिल, तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी mv अपॉन qb। बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। बच्चों वेलोसिटी 4.8 इंटू 10⁻6। बच्चों Q 1.6 इंटू 10⁻19। और बच्चों B मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, 6.5 इंटू 10⁻4। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया।
क्या रेडियस कैलकुलेट कर लोगे? ये कैलकुलेशन मैं तुमको होमवर्क देता हूं, जल्दी से बच्चों नोट करो। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4.12 यानी कि 12वां सवाल हमसे क्या कहना चाहता है? इन एक्सरसाइज 4.11 यानी कि ऊपर वाले सवाल में ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। बच्चों फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन बताओ। फिर हमसे पूछा गया है डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिपेंड करेगा? एक्सप्लेन करो। देखना बच्चों, हमें पता है v इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर ओमेगा। v किसके बराबर हुआ? आर ओमेगा। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, इतना समझ में आया? अभी तुमने आर की वैल्यू कितनी पुट करी? mv अपॉन क्यू बी। तो यानी कि बच्चों v अपॉन mv अपॉन क्यू बी, v से v कैंसिल, तो यानी कि क्यू बी अपॉन m, यानी कि ओमेगा किसके बराबर आ गया बच्चों? क्यू बी अपॉन m। इतना समझ में आया? v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, फिर r की वैल्यू mv अपॉन क्यू बी, v से v कैंसिल यानी कि क्यू बी अपॉन m। अब बच्चों ओमेगा किसके बराबर होगा? 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू किसके बराबर आ जाएगा? क्यू बी अपॉन m। तो यानी कि न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू बी अपॉन 2 पाई m। इतना समझ में आया? तो बच्चों चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर को लिख लेना। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, यहां पर को मैं क्वेश्चन में हमको गिवन है लेकिन यहाँ पर को मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में हमको गिवन है लेकिन यहाँ पर को मिसप्रिंट है, तो मैं सही कर रहा हूं। इतना समझ में आया? अब बच्चों Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर बच्चों M की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31। फिर बच्चों B की वैल्यू कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻4। 2 और पाई सबकी वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19। B की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻4। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों इतनी आ जाएगी। इतना समझ में आया? अब एक बात आना, ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? नो। फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.13 यानी कि 13वां सवाल। पहला पार्ट पढ़ो। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field line makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. समझना बच्चों, सवाल क्या कहा गया है? सवाल में हमसे क्या कहा गया है? एक सर्कुलर कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 30। इसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों आर की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻²मीटर। फिर बोला गया है ये जो कॉइल है इसके पास जो करंट है वो कितनी है? 6 एम्पियर। फिर हमसे बोला गया है ये कॉइल को सस्पेंड किया गया है वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.0 टेस्ला। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल।
यानी कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है बच्चों, 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। फिर हमसे कहा गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। वो टॉर्क बताओ जो हमें लगाना चाहिए कॉइल को टर्न करने से रोकने के लिए, ठीक है। वो टॉर्क बताओ जो हमें लगाना चाहिए टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। सीधे सीधे बच्चों, जितना कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी हम उतना ही टॉर्क उसको टर्न करने से रोकेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जितना कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी उतना ही टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा उसको टर्न करने से रोकने के लिए। इतना समझ में आया, ठीक है। तो सीधे सीधे टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, वो कितना आएगा बच्चों, एन बी आई है साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों, 30। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, 1। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6। एरिया कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 6, एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। रेडियस 8 इंटू 10⁻⁻², ये गिवन थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एरिया निकाला। फिर साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी कि 30, इस 1 को हटा देते हैं, 6, फिर इस पाई को लिखते हैं, फिर 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू √3/2। बच्चों ये जो भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा इसे सॉल्व कर लेना, ये जो भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा इसे सॉल्व कर लेना। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड बच्चों इतना आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम्हारी होमवर्क है। अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है बी पार्ट में, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया। बच्चों हमसे कहा गया है इस कॉइल के बदले एक दूसरी कॉइल लो जिसका शेप थोड़ा इर्रेगुलर है, लेकिन इसका एरिया भी उतना ही है जितना एरिया इसका था। तो क्या टॉर्क एक्सपीरियंस में कोई चेंज आएगा, तो क्या टॉर्क एक्सपीरियंस में कोई चेंज आएगा, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करेगा एरिया पे। कॉइल तो दोनों कॉइल का एरिया तो दोनों कॉइल का क्या है, सेम। एरिया तो दोनों कॉइल का क्या है, सेम। तो टॉर्क एक्सपीरियंस भी क्या रहेगा, सेम। शेप पे डिपेंड नहीं करता है, टॉर्क शेप पे डिपेंड नहीं करता है। मैं लिखता हूं टॉर्क experienced by both coil is same as area is constant। क्या लिखा, as area is constant। इतना समझ में आया। यहां पर को बच्चों हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट